Question number 6 is explain whether the atomic number can increase during the nuclear decay. Support your answer with an example. So क्या ऐसा पॉसिबल है कि एटॉमिक नंबर जब हम लोग डिके कर रहे हो, न्यूक्लियर डिके हो रहा है, तो कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है. और वो कब होता है? जब हमारे पास बीटा रेडिएशन एमिट होती है. ठीक है, सो ड्यूरिंग बीटा रेडिएशन एमिशन क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है बाय 1. ठीक है, बाय फैक्टर 1. और एग्जांपल इसकी किस तरह से हम दे सकते हैं? कोई भी हम न्यूक्लाइड ले रहे हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे Z एंड A. अगर हम कहते हैं इसमें से बीटा रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही है. बीटा रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, सो जो डॉटेड न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर बाय 1 फैक्टर इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, सो इस इंक्रीज़ करने से क्या पता चलता है कि रेडिएशन में या रेडियो एक्टिव डिके में एक प्रोसेस ऐसा है जिसकी एमिशन से हमारा जो एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, वो इंक्रीज़ कर जाएगा. सो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ What do you understand by half life of the radioactive element? So half life basically क्या होता है कि वो ऐसा टाइम जिसके अंदर हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं. ठीक है, सो हाफ लाइफ में क्या है कि हाफ ऑफ द टाइम दैट इंटीग्रेट द अनस्टेबल न्यूक्लियाई बाय हाफ. ठीक है, सो हाफ लाइफ बेसिकली ये हाफ लाइफ है एंड हाफ सैंपल जो है ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ लाइफ. ठीक है, अब हाफ लाइफ को हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हाफ सैंपल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई का होता है, इसलिए हम इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ बेसिकली टाइम. हाफ मीन्स हाफ लाइफ. ठीक है, तो ये क्या शो कर रही है? हाफ लाइफ टाइम शो कर रही है. अब हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है कि अगर सैंपल इनिशियली 1 है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद यानी टी हाफ के बाद ये सैंपल हाफ रह जाएगा. ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट हाफ लाइफ पास आउट हो गई टी हाफ, तो ये वाला सैंपल जो है 1/4 टाइम यानी इसका भी हाफ टाइम जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. बट अगर हम इनिशियल टू फाइनल देखना चाहें इस स्टेज को ओमिट करके, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास 2 हाफ लाइफ टाइम कवर हुई. इट मीन्स 2t हाफ. अगर हम कहें कि 1 से 1/4 तक जाने में कितनी हाफ लाइफ टाइम कवर हुई है? इट विल बी 2 हाफ लाइफ टाइम्स. ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम में हाफ ऑफ द सैंपल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम में नेक्स्ट हाफ हो जाता है, फिर इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और ये हमें नहीं पता होता कि ये किस टाइम पे स्टॉप करेगा. क्यों? क्योंकि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ टाइम डिफरेंट होती है. इवन मिलियन ऑफ ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स उस एक सैंपल को डिसइंटीग्रेट होने के लिए भी लग जाते हैं. सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर. The next one is the question number 8. Question number 8 is radioactivity a spontaneous process? Elaborate your answer with a simple experiment. So क्या ये जो रेडियो एक्टिविटी है क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्पॉन्टेनियस मीनिंग. ठीक है, सो स्पॉन्टेनियस एक क्या है कि हमें कोई एनर्जी नहीं देना पड़ रही. ठीक है, और नेचुरली जो है एलिमेंट जो है वो रन करता जा रहे. ठीक है, हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसमें ऐड नहीं कर रहे और वो क्या कर रहे हैं कि खुद ब खुद ही नेचुरली जो है वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो उस चीज़ को स्पॉन्टेनियस कहते हैं. ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस अगर हम रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस देखें तो उसमें क्या होता है कि हमें एक्सटर्नली कोई एनर्जी अप्लाई नहीं करना पड़ती. ठीक है, क्या होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होने के लिए, अपने आप को खुद स्टेबल करने के लिए टाइम टू टाइम रेडिएशन को एमिट करते जाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि वो नेचुरली एमिटिंग कर रहे होते हैं रेडिएशंस की और विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी. तो उस चीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ा. एलिमेंट जो है वो अपने आप को खुद ही स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस को एमिट कर रहे. सेकेंडली हमें कहा गया है कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमने ये परफॉर्म करना है. तो क्या होता है कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जो क्या शो कर रहा होगा. लेट सपोज अगर हम कोई
इस तरह से ही ले लेते हैं एग्जांपल, और जर्नल सी के हीलियम जो है वो एमिट हो रही है एंड जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसमें चेंजिंग्स आ रही, ठीक है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम में इसने डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो गया विद द एमिशन ऑफ हीलियम, ठीक है। अब बेसिकली ये जो तमाम काम चलेगा ये हमारा हाफ लाइफ टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो रन करेगा कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस वर्ड को शो करें तो क्या हो रहा है कि टाइम टू टाइम नेचुरली तौर पे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, और वो रेडिएशंस अगर एमिट हो रही हैं तो वो बेसिकली एक ख़ास हाफ लाइफ टाइम के बाद एमिट हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह हम सिंपली देख सकते हैं कि एक अगर हम न्यूक्लियाइड लेते हैं उसमें से हीलियम रेडिएशन एमिट हो गई, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि हमने फर्स्टली ये लिया तो सारा का सारा जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाफ ऑफ द सैंपल जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा हाफ लाइफ टाइम के बाद, जो कि उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक टाइम होगा, ठीक है। तो अब हाफ लाइफ टाइम जो है वो इसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करेगी कि लेट सपोज 1 से 1/2 तक जाने के लिए इस सैंपल को एक हाफ लाइफ टाइम कवर करनी पड़ी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम कवर करने के लिए उसको सेकेंड हाफ लाइफ टाइम कवर करनी पड़ी, फिर हाफ लाइफ टाइम उसने हाफ लाइफ टाइम कवर की तो 1/8 हो गया। इट मीन्स कि सैंपल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, लेकिन एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद, और इसमें कोई एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी। तो इसलिए हम इसको रेडियो एक्टिविटी को एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जो कि हाफ लाइफ पे डिपेंड कर रहा होता है कि किसी एलिमेंट की कितनी हाफ लाइफ टाइम है, जिसके बाद वो हाफ सैंपल उसका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। What is meant by the background radiation and list some sources of background radiation? Background radiations क्या होती हैं? जो एटमॉस्फेयर में हमारे रेडिएशंस प्रेजेंट है ड्यू टू सम रेडियो एक्टिव ट्रेसेस की वजह से, तो उनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। ये भी नेचुरली रेडिएशंस है क्योंकि हम इनको खुद प्रोड्यूस नहीं करवा रहे, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ट्रेसेस मौजूद होने की वजह से ये रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है कि ये रेडिएशंस को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? हर जो चीज़ है उसके अंदर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ट्रेसेस मौजूद हैं। लाइक अगर हम रॉक्स की बात कर लें, ठीक है, एयर की बात कर लें, सॉइल की बात कर लें, वाटर एंड प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो हर जगह पे कोई ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़रूर प्रेजेंट है जो कि रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि वो इतनी हार्मफुल रेडिएशन नहीं होती और हमारी बॉडी जो है उस हद तक के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करती। अदरवाइज़ कुछ रेडिएशंस लाइक अगर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो रेडिएशंस हम कोबाल्ट-60 से लेते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं और ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो हम ऐसी रेडिएशंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि ये रेडिएशन एक आम नेचर रेडिएशंस हैं जो कि ऑल द टाइम एमिट हो रही हैं और उसके ट्रेसेस हर जगह पे प्रेजेंट हैं, रॉक्स में, सॉइल में। तो इन तमाम रेडिएशन को ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है, लेकिन कोई ख़ास इफेक्ट इन रेडिएशन की वजह से पॉसिबल नहीं है ऑन अ ह्यूमन बॉडी। इसी तरह हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, वो क्या करती हैं कि ऊपर से अगर रेज आ रही हैं तो यहाँ पे जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको रेडियो एक्टिव बना रही हैं। जब बम्बार्डमेंट होती है तो उसकी वजह से अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं और वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम जो है चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं जिनको हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा हार्मफुल ना होने की वजह से बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करते। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is describe two uses of radioisotope in medicine, industry or research. So medicines में जो है रेडियो आइसोटोप्स क्या काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में क्या काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो बेसिकली हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। और किस तरह से करते हैं कि हम एक स्टेबल न्यूक्लियाई लेते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई था, इसके ऊपर हमने खुद से बम्बार्डमेंट अगर हीलियम की करवा दी, न्यूट्रॉन्स की करवा दी, प्रोटॉन्स की करवा दी, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब जब ये अनस्टेबल हो गया तो हर चीज़ अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। तो जब ये स्टेबल कंडीशन में आएगा
यानी तो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये स्टेबल होना चाह रहा है, तो अनस्टेबल से स्टेबल तक आने में ये रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रेडिएशंस क्या कर रही हैं, ये रेडिएशंस भी आगे हमें फर्दर हेल्प आउट कर रही हैं। अब किस तरह से कर रही हैं, अगर हम मेडिसिन्स में देखें तो हमारे पास आयोडीन 131 प्रेजेंट है, जो कि थायराइड ग्लैंड्स की क्योर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह कोबाल्ट 60 को अगर हम देखें तो वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट जो कॉमनली एग्जांपल्स हैं रेडियो आइसोटॉप्स की, वो ये हैं कि जो हमारा आयोडीन 131 है वो थायराइड ग्लैंड्स के क्योर के लिए यूज़ हो रहा है, मेडिसिन उसकी दी जाती हैं। इसी तरह कोबाल्ट की जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्री या रिसर्च की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि हमें कोई अगर मशीनरी वहाँ पे इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, किसी मशीनरी में कोई क्रैक आ जाए तो हम उसको, क्योंकि मशीनरी बहुत बड़ी होती है और क्रैक्स अगर छोटे छोटे हों तो उनको नेकेड आई से ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन हम जो है माइक्रोस्कोप लगा के भी उसको चेक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे रेडिएशंस को फॉलो करवाया जाता है। लेट सपोज कोई भी मशीनरी पार्ट है, उसके इस पोर्शन में जस्ट इतना सा क्रैक है और वो क्रैक फर्दर जो है वो पूरी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उस क्रैक को फाइंड आउट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उनके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाई जाती है उस पूरे मशीन के ऊपर या उस पूरे पार्ट के ऊपर। जहाँ से रेडिएशन टकराती है वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रही है, तो हम इन्हें डिटेक्ट कर लेंगे थ्रू द डिटेक्टर, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ क्रैक है, तो क्रैक होने की वजह से ये थोड़ी सी जो टूट फूट का शिकार है, तो वहाँ से रेडिएशंस जब वापस जाएंगी तो उनका डिस्टेंस और टाइम चेंज हो चुका होगा, क्योंकि वो इनके अकॉर्डिंगली, बाकी रेडिएशंस के अकॉर्डिंगली इतना डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर कर रही हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है तो उन्हें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लग के जब वो वापस जाएंगे डिटेक्टर से हम उनको डिटेक्ट करेंगे, तो ये आइडिया हो जाएगा कि इस पॉइंट पे क्रैक इस टाइम मौजूद है, जिसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई पाइपलाइन में लीकेज हो जाती है तो ऑब्वियसली सारी पाइपलाइंस को तो नहीं उखाड़ा जा सकता, तो क्या करते हैं वहाँ पे रेडिएशंस को फॉलो करवाया जाता है। रेडिएशंस के को बाद में जब डिटेक्ट किया जाता है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं, तो वहाँ पे क्रैक्स का पता चल सकता है। इसी तरह अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो फॉस्फोरस को हम यूज़ करते हैं, फॉस्फेट्स जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं सॉइल की और प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट किस हद तक जो है चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, उनकी क्वांटिटी को मेजर किया जा सके। सो जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होते हैं, एंड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। लाइक अगर हम मेडिसिन्स में देखें तो कैंसर और थायराइड जैसी डिजीज़ को भी ये क्योर कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में देखें तो बहुत माइन्यूट क्रैक्स को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह एग्रीकल्चर में देखें तो सॉइल की और प्लांट की ग्रोथ के बारे में हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।